राष्ट्रपति की अब आते हैं विधायी शक्तियां। विधायी मतलब कानून बनाने से संबंधित। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की जो संसद है उसमें कानून बनते हैं, ठीक है। तो जो संसद होती है, जब कोई नई सरकार आती है जीत कर, ठीक, तो वहां पर फिर अब कुछ ना कुछ कानून बनाए जाएंगे, कुछ ना कुछ जो है काम कराए जाएंगे हमारे देश में। जो कुछ कहीं भारतीय संविधान में संशोधन करना हो, या फिर कुछ नए कानून बनाने हो, या काम करने के लिए जो है पैसा चाहिए अब सरकार को, तो ये सब चीज़ें करनी होती हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ करते हैं, ये संसद में होती हैं, बैठक जो होती है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या जो जो सरकार जीत का है उसके जो सदस्य हैं वो सभी, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, सभी के सभी बैठकर जो संसद में वो बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं। तो ये जो बैठक होती है, जो मीटिंग होती है, इसी को सत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्र। सत्र मतलब एक तरह की बैठक होती है। अब जो बैठक होती है वो साल में 3 बार होती है, मोटा मोटी 3 बार। वैसे 3 से ज़्यादा भी हो सकती है, अगर वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री अगर चाहेंगे, कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए, तो राष्ट्रपति द्वारा जो है इमरजेंसी बैठक भी, यानी इमरजेंसी सत्र भी बुलाया जा सकता है वैसे। लेकिन नॉर्मली 3 तरीके के सत्र बुलाए जाते हैं, यानी 3 बार सत्र चलते हैं संसद में। पहला जो है फरवरी के आसपास, यानी जिसे बजट सत्र कहा जाता है। फरवरी में ज़्यादातर बजट सत्र आता है, यानी बजट प्रस्तुत किया जाता है। आपने देखा ही होगा न्यूज़ वगैरह में कि फरवरी में बजट प्रस्तुत किया जा रहा है संसद में। तो फरवरी में ही किया जाता है, जो फरवरी माह आता है, महीना। और बजट सत्र के बाद, यानी फरवरी में जो सत्र यानी बैठक जो संसद में होती है, उसके बाद जो है फिर मानसून सत्र चालू होता है। मानसून सत्र ये आपका जुलाई वाले महीने में आता है, क्योंकि जुलाई में मानसून आता है हमारे भारत देश में, जो है जुलाई से मानसून स्टार्ट होता है, जुलाई के आसपास। तो इसलिए जो है जुलाई के आसपास जब बैठक बुलाई जाती है संसद में विचार विमर्श करने के लिए मुद्दों पर, तो इसलिए उस बैठक को, उस सत्र को जो है मानसून सत्र कह देते हैं। और उससे नेक्स्ट तीसरा जो सत्र, यानी तीसरी जो बैठक संसद में बुलाई जाती है, वो आपकी शीतकालीन सत्र उसको कहा जाता है। शीतकालीन मतलब, शीत मतलब सर्दी, शीत मतलब सर्दी। तो सर्दियाँ कब चालू होती हैं? नवंबर से, मोटा मोटी नवंबर के आसपास से सर्दियाँ चालू हो जाती हैं। तो नवंबर में ही जो है शीतकालीन सत्र चालू होता है, यानी आपकी जो है संसद में बैठक यानी जो है चालू होती है नवंबर में। तो फरवरी के महीने के आसपास, और जुलाई के महीने के आसपास, और नवंबर के महीने के आसपास। तो ये आपके 3 समय हैं पूरी साल में, जो संसद के अंदर जो बैठक, जो सत्र आपके चलते हैं। यानी बजट सत्र फरवरी में, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र जुलाई में, और शीतकालीन सत्र नवंबर में। तो 3 साल में 3 बार जो है संसद के अंदर बैठक होती हैं, विचार विमर्श होते हैं। संविधान में कहीं संशोधन करना हो तो संशोधन किए जाते हैं, कोई नए विधेयक लाने होते हैं, और उन्हें कानून बनाना होता है, तो वो कानून जो विधेयक लाए जाते हैं उन पर डिस्कस किया जाता है, उन्हें कानून का रूप दिया जाता है, या किसी और मुद्दे पर विचार विमर्श करना होता है। तो ये 3 समय ही जो भारतीय संविधान में जिक्र किया गया है कि इन 3 बार जो है इन्हें जो है यानी संसद में बैठक बुलाई जा सकती है, इन 3 समयों में। इसके अलावा अगर इमरजेंसी लगती है, कोई इमरजेंसी अगर किसी इस बीच में भी कोई अगर इमरजेंसी महसूस होती है कि इस वक्त कानून बनाने की सख्त जरूरत है, या कोई डिसीजन लेने की सख्त जरूरत है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों को बुलाने की अभी जरूरत है करंट में ही, तो ऐसा भी किया जा सकता है। इसकी भी व्यवस्था है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है ना। ऐसा भी है, यानी कि 3 जो समय है, इनके अलावा जो बैठक नहीं हो सकती संसद में, ऐसा नहीं है, हो सकती है, राष्ट्रपति द्वारा ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा और भी मैं आपको एक जानकारी बताऊंगा, जिसमें अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, वो भी कानून की तरह होता है, वो भी इमरजेंसी में ही लागू किया जाता है, उसका भी मैं आगे जानकारी दूंगा। तो थोड़ा सा हमने जाना कि जो सत्र, जो बैठक होती हैं, वो संसद के जो अंदर वो कौन कौन से समय में हो सकती हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। क्लियर है ना? ठीक। अब जब नई सरकार आती है केंद्र के अंदर, तो राष्ट्रपति पहला अभिभाषण देता है, यानी दोनों को, जो संसद के जो वो होते हैं, मतलब जो सदन होते हैं, आप सभी जानते हैं कि संसद जो है 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। उच्च सदन आपका जो है राज्यसभा होती है, निम्न सदन आपकी लोकसभा होती है, और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलकर जो है संसद बनती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है
जब कोई सरकार जीत कर आती है तो संसद में जब पहला अभिभाषण देता है अपना, यानी भाषण देता है राष्ट्रपति, उसको राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है, एक विशेष भाषण कहा जाता है। तो वो पहला जो भाषण देता है राष्ट्रपति, तो उसको जो है, जो सरकार जीत कर आई है उसके जो मंत्री होते हैं वो लिखते हैं, और उस भाषण को जो राष्ट्रपति पढ़ता है वो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। ठीक। तो इसमें जो बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा, इन लोगों को बुलाया जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों को बुलाया जाता है संसद में, जब पहला सत्र चालू हो या पहली जो लोकसभा, यानी जो सब पहली जो सरकार जीत कर आई है, कोई भी सरकार है जो जो जीत कर आई है पहली बार, उन उस वक्त जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाना हो, या कोई सत्र चल रहा है, कोई बैठक जो है संसद में चलने वाली है, उस वक्त जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाना हो राष्ट्रपति द्वारा, तो इस चीज़ को कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाना राष्ट्रपति द्वारा, कि आहूत करना। ठीक है ना, ये वर्ड आप ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जिससे कि आप जो कन्फ्यूजन हो एग्जाम में अगर ये वर्ड आ जाता है। जब राष्ट्रपति द्वारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सत्र के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, संसद में बुलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, तो उसे कहते हैं आहूत करना। ठीक है, सत्र को आहूत किया जाता है, यानी सत्र को बुलाया जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाया जाता है डिसीजन करने के लिए, या जो है जो भी विचार विमर्श करने के लिए विधेयकों पर या किसी भी मुद्दे पर। और जब सत्र चालू हो जाता है, कोई सा भी सत्र हो, आपका जो है बजट सत्र हो, या आपका मानसून सत्र हो, या शीत सत्र हो, कोई सा भी सत्र जब चालू हो जाता है, सत्र यानी बैठक चालू हो जाती है, जब विचार विमर्श करते हैं संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो बीच बीच में आपने देखा होगा कभी कभी जो है ऐसा भी हो जाता है कि शोरगुल या हाय हुल्ला कुछ ज़्यादा हो जाता है, उपद्रव की सी जो सिचुएशन आ जाती है, ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जो विचार विमर्श जो सही से हो नहीं पाता, नारेबाजी होना या जो है जो इस तरीके का प्रदर्शन होने लगता है कि फिर डिसीजन लेना जो है उस वक्त बेहतर नहीं लगता। तो फिर जो है सत्र को जो है कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्ते के लिए स्थगित किया जा सकता है, रोका जा सकता है। स्थगित मतलब रोका जा सकता है, जिससे कि बाद में विचार विमर्श किया जा सके, कार्रवाई को चलाया जा सके। ठीक। और जब सत्र कंप्लीट हो जाता है, जो विचार विमर्श करना होता है वो कर लिया जाता है, जिन मुद्दों पर जो है डिसीजन लेना होता है वो ले लिया जाता है, सत्र अपना पूरा एक कंप्लीट हो जाता है। बजट सत्र हो फरवरी वाला, या आपका जो है मानसून सत्र हो जुलाई वाला, या फिर आपका जो है नवंबर वाला शीतकालीन सत्र हो, कोई सा भी सत्र हो, जब सत्र कंप्लीट हो जाता है उसे कहते हैं सत्रावसान हो जाना। ठीक है ना, सत्रावसान हो जाना मतलब सत्र का कंप्लीट हो जाना, अब सत्र खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। तो 3 वर्ड मैंने यहाँ पर आपको बताए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को राष्ट्रपति द्वारा आहूत करना यानी बुलाना, और जब सत्र चल रहा है कार्रवाई में कोई प्रॉब्लम होने लगी तो कुछ घंटे, दिन या हफ्ते के लिए जो है सत्र को रोक देना, स्थगन कर देना कहते हैं उसे। और सत्रावसान मतलब सत्र का कंप्लीट हो जाना। तीनों वर्ड अच्छे से आपको क्लियर? ठीक। यह विघटन, जब सत्र का विघटन हो जाता है। अब विघटन क्या कैसे होता है? जब कोई नई सरकार आती है जीत कर केंद्र में, तो उसे देश में कार्य करने के लिए पैसा चाहिए, मनी यानी धन चाहिए, और धन जो है 1 रुपया भी सरकार निकाल नहीं सकती, यानी ऐसे ही खर्च नहीं कर सकती जब तक उसके लिए जो एक संविधान में तरीका बताया गया वो तरीका फॉलो नहीं किया जाएगा। उसके लिए विनियोग विधेयक यानी एक विधेयक लाया जाता है, और वो विधेयक जो है, विधेयक लाने के लिए जितने जो मंत्रियों की स्वीकृति यानी सहमति चाहिए, उतने मंत्रियों की सहमति अगर मिल जाती है तो ठीक, सरकार पैसा निकाल लेती है और फिर उसका खर्च करती है, देश में सड़क बनवाती है, स्कूल बनवाती है, और भी चीज़ें कराती है। लेकिन अगर वो विधेयक, धन निकालने के लिए जो विधेयक लाया गया है, वो विधेयक पास नहीं होता है, जितने मंत्रियों की जरूरत होती है उसे पास कराने के लिए उतने मंत्रियों की स्वीकृति नहीं मिलती है, तो कहा जाता है कि सत्र का विघटन हो गया। जब सत्र का विघटन हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, सरकार अपना विश्वास खो देती है केंद्र में। मंत्री जो है वो सपोर्ट नहीं करते सरकार को, जब मंत्री सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे तो सरकार चलेगी कैसे? तो सरकार गिर जाती है, वो सत्र का विघटन हो जाता है। इस चीज़ को कहा जाता है सत्र का विघटन हो जाना। और ऐसे में फिर नए चुनाव कराए जाते हैं, दोबारा चुनाव होंगे। तो विघटन
इसलिए खतरनाक चीज़ है। तो 4 मैंने वर्ड बताए, आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे उम्मीद करता हूँ। ठीक है ना। आहूत करना, और आपका जो है स्थगन हो जाना सत्र का, या फिर आपका सत्रावसान होना, और विघटन होना। ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन हो इन चारों वर्डों को लेकर तो वीडियो तुरंत रिपीट करके देखें और चारों वर्डों से जो संबंधित अपना कंफ्यूजन दूर करें, क्योंकि एग्जाम में जो है इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन कर लिया जाता है। जो आर्टिकल, आप इससे जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है भारतीय संविधान में, तो आर्टिकल 70 जो 9 है, यानी अनुच्छेद जो 79 है 1 इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वो संसद का अभिनंग होता है। उच्च सदन आपके जो राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर जो है संसद का निर्माण करते हैं। ये जानकारी जो दी गई है वो आर्टिकल 79 में दी गई है, यानी अनुच्छेद 79 में, यानी 1 में। ठीक। और अनुच्छेद जो 85 और 108 है, इसमें कहा गया है, जैसा कि मैंने अभी मैं आपको जानकारी दे रहा था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को राष्ट्रपति द्वारा बुलाना, आहूत करना कहते हैं। और सत्र के बीच में जो है, अगर सत्र जो है कुछ घंटे के लिए, दिन के लिए, हफ्ते के लिए जो है वो स्थगित हो जाता है, ठीक है, रोक दिया जाता है, वो सब ये जानकारी भी अनुच्छेद 85 और 108 में दी गई है। यह सत्र का कंप्लीट हो जाना, सत्रावसान होना, ये जानकारी भी आपकी जो है आर्टिकल 85 यानी 85 और आपके जो है 108, अनुच्छेद जो 108 है इसमें दी गई है। एक आपका आर्टिकल है आर्टिकल 87 यानी 87। आर्टिकल जो 87 है इसमें जानकारी दी गई है आपकी जो नवीन लोकसभा है, यानी जो भी नई सरकार चुनकर केंद्र में आती है, तो वो प्रथम सत्र के प्रारंभ में, यानी जब पहला सत्र चालू होगा उस पहले सत्र के शुरू में, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में, यानी जब भी हर साल, क्योंकि हर साल सत्र होते हैं, हर साल सत्र जो आपके जो वो जो चालू होते हैं, तो नई सरकार जैसे आती है उसका पहला सत्र चालू हो, या फिर हर साल जब भी साल आएगी उस साल का पहला सत्र चालू हो, तो उसमें जो है संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर जो राष्ट्रपति जो है जो दोनों सदनों के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको बुलाएगा, ठीक है, और उनको संबोधित करेगा। तो ये जानकारी जो है आर्टिकल 87 में दी गई है। मैं आर्टिकल इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी आर्टिकल से आर्टिकल मालूम कर लिए जाते हैं कि किससे जुड़े हुए कौन से आर्टिकल हैं। तो कोई नवीन लोकसभा है, नई लोकसभा है जो, यानी नई सरकार जो केंद्र में आई है, तो जैसे संसद में जो है दोनों सदनों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंटों को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाएगा, ये जानकारी आर्टिकल 87 में दी गई है। ठीक है। राष्ट्रपति फिर संबोधित करेगा दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाकर, मेंबरों को आहूत करेगा यानी बुलाएगा और संयुक्त रूप से संबोधित करेगा राष्ट्रपति। और जो संबोधित करेगा, जो भाषण देगा, वो जो सरकार जीत कर आई है लिखती वही है, लेकिन पढ़वाते राष्ट्रपति से हैं, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। यह आर्टिकल 87 में जानकारी दी गई है। ठीक है ना, क्लियर। और संसद सदस्यों को मनोनीत करना, ये संसद में जो है लोकसभा में और राज्यसभा में जो है सदस्यों को कुछ को जो मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा में जो सदस्य हो मनोनीत किए जाते थे 2, अब नहीं किए जाते, वो उसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। और राज्यसभा में 12 सदस्य अब भी मनोनीत किए जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जो आर्टिकल आपका 81 है यानी 80 का जो पहला खंड है, इसमें जानकारी दी गई है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, अपनी मर्जी से मनोनीत नहीं कर सकता। वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री जिन व्यक्तियों को कहेंगे, वो जिनकी लिस्ट बनाकर राष्ट्रपति को देंगे, उन व्यक्तियों को ही राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। उन्हें राज्यसभा की सीट मिल जाती है, राज्यसभा में स्थान मिल जाता है उन्हें, वो राज्यसभा के मेंबर कहे जाते हैं। और वो 12 सदस्य किन किन क्षेत्रों से हो सकते हैं? वो आपके कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र से हो सकते हैं, वो साहित्य के क्षेत्र से हो सकते हैं। साहित्य मतलब जो वो लेखन के क्षेत्र में किसी ने अच्छा काम किया हो। थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कला के क्षेत्र से, मतलब जैसे फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र से, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, रेखा जी हैं, तो ये राज्यसभा की मेंबर हैं, ये इसी आर्टिकल के तहत हैं। ठीक है, कला के क्षेत्र में जिसने अच्छा काम किया हो। या आपका इसी तरीके से जो है
आपका जो है साहित्य के क्षेत्र में जो है, लेखन के क्षेत्र में जो है कोई अच्छा साहित्य लिखा हो, किसी ने अच्छी जो है कोई किसी की जो साहित्य है या लेखन के क्षेत्र में कोई भी जो है देश में अच्छा काम किया है, तो उसको जो है प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री अगर उसका सिलेक्शन करते हैं ऐसे व्यक्ति का, साहित्य के क्षेत्र से किसी व्यक्ति का, तो राष्ट्रपति उसे राज्यसभा में स्थान दे देते हैं और राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। इसी तरीके से जो है विज्ञान के क्षेत्र में किसी ने अच्छा काम किया हो या समाज सेवा के क्षेत्र में किसी ने अच्छा काम किया हो, तो इस क्षेत्र से भी जो है प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को लगता है इस क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने अच्छा काम किया है, जो 4-5 मैंने क्षेत्र बताए, तो इनमें से ऐसे व्यक्तियों का जो चुनाव वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री ही करते हैं सिलेक्शन, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा उनका जो उन्हें यानी पद दिया जाता है राज्यसभा में, ऐसे 12 सदस्यों को। क्लियर है ना? तो आर्टिकल 80 का जो पहला खंड है इसमें जानकारी दी गई है कि राष्ट्रपति द्वारा ऐसे 12 सदस्यों को जो है, इन जो मैंने क्षेत्र बताए इन क्षेत्रों से जो है 12 जो सदस्यों को वो राज्यसभा का मेंबर बनाया जा सकता है। क्लियर है ना आपको? ठीक। अब आर्टिकल आता है 331 यानी 331। इसमें जानकारी दी गई है कि एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है लोकसभा में नियुक्त कर सकता है, यानी लोकसभा का मेंबर बना सकता है राष्ट्रपति द्वारा बनाया जा सकता है 2 व्यक्तियों को। एंग्लो इंडियन के वो सदस्य होने चाहिए, वो एंग्लो इंडियन होने चाहिए। अब एंग्लो इंडियन कुछों को तो मालूम होगा, कुछों को नहीं मालूम। मैं बताना चाहूँगा एंग्लो इंडियन किनको कहा जाता है, किन व्यक्तियों को यानी एंग्लो इंडियन बोला जाता है। अब नहीं किया जाता, ये प्रोसेसिंग खत्म हो गई, यानी ये जो है अब 2 व्यक्ति जो एंग्लो इंडियन के जो मनोनीत किए जाते थे लोकसभा में, अब नहीं किए जाते, इसको खत्म कर दिया गया कि इसकी अब जरूरत महसूस नहीं है, यानी इसकी अब जरूरत नहीं लग रही। इसलिए अब ये 2 जानकारी के तौर पे आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या पता इंटरव्यू में मालूम कर लिया जाए कि एंग्लो इंडियन किसको कहा जाता था, इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल कौन सा है, एंग्लो इंडियन ये चीज़ क्या है, किस तरीके से इनको जो नियुक्त किया जाता है व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। तो एंग्लो इंडियन उस व्यक्ति को कहा जाता था, ये जो अब यानी कहा जाता है जो संविधान में जानकारी दी गई है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके जो पिता अंग्रेज हों यानी इंग्लैंड के निवासी हों और उसकी माँ जो है हिंदुस्तानी हो। तो पहले ऐसा था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद हो जाने के बाद में तो कुछ अंग्रेज जो यहीं पर ही रह गए थे, ऐसे भी थे, और उन्होंने यहाँ की स्त्रियों से जो है विवाह कर लिया था। अब उनसे जन्मा जो बच्चा है उसको एंग्लो इंडियन बोला गया। अब ऐसे जो व्यक्ति थे जिनकी माँ हिंदुस्तानी है और अंग्रेज पिता है, तो उनसे जन्मा जो बच्चा है वो बच्चा जैसे बड़ा होता है तो इस तरीके से और भी थे, तो उनका जो प्रतिनिधित्व है, उनकी जो उनके हितों की जो कोई व्यक्ति बात कर सके, तो ऐसे 2 व्यक्तियों को जो है लोकसभा में जो है स्थान दिया गया, जिससे कि वो अपने जो है उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपने उनसे जुड़े हुए लोगों की समस्याएं वो संसद में उठा सके, उनकी आवाज़ उठा सके, उनकी बात कह सके, उनसे जुड़ी समस्याओं का जिक्र कर सके, जिससे कि उनके बारे में भी जो है वो चीज़ें मुहैया करवाई जा सकें। समझ रहे होगे आप? तो इसलिए 2 व्यक्तियों को स्थान दिया गया लोकसभा में। तो ऐसे व्यक्तियों को एंग्लो इंडियन कहा जाता था। वो राष्ट्रपति द्वारा उन 2 लोगों की नियुक्ति की जाती थी, लेकिन वही डिसीजन जो है प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री ही लेते थे कि कौन से 2 व्यक्तियों को जो है लोकसभा में, यानी कौन से 2 एंग्लो इंडियन जो है व्यक्ति है उनको लोकसभा में नियुक्त किया जाएगा। उसकी लिस्ट 2 व्यक्तियों की बनाकर वो राष्ट्रपति को दी जाती थी और राष्ट्रपति जो है फिर उनको लोकसभा में स्थान दे देते थे। लोकसभा का यानी लोकसभा के वो मेंबर बन जाते थे 2 व्यक्ति। अब आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की भी शक्ति होती है राष्ट्रपति को। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के मतलब राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट, जो वार्षिक वित्तीय विवरण, ये जो अभी मैंने वर्ड आपको बताया वार्षिक वित्तीय विवरण, ये भारतीय संविधान में लिखा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा संसद में साल में एक बार। साल का पूरा लेखा जोखा जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब होता है साल का पूरा लेखा जोखा, कहाँ पैसा खर्च कितना करा और आगे जो है क्या क्या जो सुविधाएं, क्या क्या योजना, कितना पैसा लगाना है, कैसे कैसे लगाना है, तो वो सब कुछ जो पूरा लेखा जोखा एक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, इसे कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, वो प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसी चीज़ को बजट कहा जाता है। बजट शब्द का जो है उल्लेख वो संविधान में नहीं है।
संविधान में जो जिक्र है वो वार्षिक वित्तीय विवरण का है, और वार्षिक वित्तीय विवरण को जो है वो बजट बोला जाता है आम भाषा में। तो इसको जो है प्रस्तुत करवाना, अनुपूरक मांगों, जो कुछ अनुपूरक मांगे होती हैं उनको जो है, तो इनको जो है आदि को, इनकी जो है नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों को और विभिन्न आयोगों जैसे वित्त आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, इनके प्रतिवेदनों को संसद के सम्मुख प्रस्तुत करवाना। जैसे अल्पसंख्यक आयोग हो गया आपका, वित्तीय आयोग हो गया। तो ये आयोग जो बने होते हैं, इनके जो प्रतिवेदन होते हैं, इनके जो आपके डाटा बन के जो तैयार होता है, जो एक डाटा बन के जो आता है कि अल्पसंख्यक आयोग कुछ ना कुछ जो अपने अल्पसंख्यक से जुड़ी हुई जानकारी जो होती है कागजी रूप में जो भी आती है, या वित्त आयोग जो होता है वो भी जो अपना जो एक डाटा तैयार करता है कागजी रूप से, और उसको जो है फिर उस डाटे को जो है राष्ट्रपति द्वारा संसद के सामने रखा जाता है, यानी संसद में उसको रखा जाता है, जिससे कि संसद में रखने का मतलब है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जानकारी देना कि ये भाई इन आयोगों ने ये काम किया है, ये चीज़ें हैं, ये जानकारी है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बता दिया जाता है। संसद में रखवाने का मतलब यही होता है राष्ट्रपति द्वारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बता देना कि इस तरीके से जो चल रहा है देश में, ये आयोग ये काम कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतना जो है जो आगे खर्च होने वाला है, जो भी है सारी चीज़ें अल्पसंख्यक आयोग से जुड़ी हुई जानकारी हो या कोई भी जो आयोग हो उनसे जुड़ी हुई जानकारी हो, ज़्यादातर वो राष्ट्रपति द्वारा संसद में वो जानकारी रखवाई जाती है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उसकी जानकारी दी जाती है। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जानकारी मिल जाती है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होते हैं, वो हमारे अपने यानी जो क्षेत्र होते हैं हमारे देश में, जो क्षेत्र हैं उनसे ही वो व्यक्ति वहाँ पर जाकर बैठे हुए होते हैं, तो वो अपने यहाँ के आम आदमियों को फिर बताते हैं। नेट पे जानकारी वो उपलब्ध हो जाती है जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उपलब्ध हो गई, तो इस तरीके से वो पूरे देश में फिर वो जानकारी आम हो जाती है। तो ये यानी प्रतिवेदनों को जो है यानी संसद में प्रस्तुत करना भी राष्ट्रपति की पावर, एक शक्ति है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति भी ली जाती है कुछ जो है टॉपिकों पर। कुछ ऐसे भी विधेयक हैं जिन्हें जो है लागू करने से पहले या जिन पर निर्णय लेने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है। जैसे अनुच्छेद आपका 3 है, यानी आर्टिकल जो 3 है, इसमें कहा गया है कि हमारे देश में जो स्टेट है, जो राज्य हैं, अगर उन राज्यों की बाउंड्री में संशोधन करना हो, कोई किसी राज्य से कुछ हिस्सा हटाकर जो है अलग राज्य बनाना हो, या दूसरे राज्य में उस हिस्से को जोड़ना हो, या दो राज्यों की बाउंड्री को मर्ज करके एक राज्य बनाना हो, यानी राज्य की बाउंड्री से संबंधित कोई भी अगर संशोधन करना है, कोई भी उसमें चेंजिंग करनी है, उसके राज्यों के नामों में कोई चेंजिंग करनी है, तो इससे जुड़ी हुई जो भी आप विधेयक लाओगे संसद में, जो भी आप डिस्कस करोगे, उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होंगी संसद के अंदर, ये संशोधन होगा राज्य के नामों में या उनकी बाउंड्री में, तो उससे संबंधित जो विधेयक लाया जाएगा उसकी जानकारी राष्ट्रपति को पहले देनी होगी, राष्ट्रपति की मंजूरी पहले लेनी होगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपकी 3 में जानकारी दी गई है। आर्टिकल 117 का जो तीसरा खंड है, इसमें जानकारी दी गई है कि संचित निधि से व्यय होने वाले जो विनियोग विधेयक हैं, एक तो ये यानी संचित निधि से जो व्यय करने वाला जो विधेयक है, संचित निधि से पैसा निकाला जाता है विनियोग विधेयक के द्वारा, किस तरीके से निकाला जाता है ये अलग से आपको जानकारी दी जाएगी। बस मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि विनियोग जो विधेयक होता है इसके द्वारा संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। ठीक, और इसके अलावा जो कराधान से जो राज्य का हित हो, यानी जिस कराधान से राज्य का हित हो, उस कराधान पर प्रभाव डालने वाले जितने भी विधेयक हैं, वो अगर ये विधेयक लाने हों, जिस कराधान से राज्य का हित जुड़ा हुआ है ऐसा कोई विधेयक हो, या फिर जो संचित निधि से पैसा निकालने से संबंधित विधेयक है, तो ऐसे विधेयकों को लाने के लिए राष्ट्रपति की पहले ही मंजूरी वो लेनी होती है। और राज्य, जैसा कि मैंने बताया, अनुच्छेद जो 3 में जानकारी दी गई है, वो राज्य की बाउंड्री में परिवर्तन करना हो या उनके नाम में चेंजिंग करना हो, वो अनुच्छेद जो 3 है उसके अकॉर्डिंग उसमें भी जो राष्ट्रपति की पहले ही अनुमति लेनी होती है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 304 है, अनुच्छेद 304 में जानकारी दी गई व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले, वाणिज्य और व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले जो विधेयक हैं, ऐसे विधेयकों को लाने के लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति यानी पहली अनुमति वो ली जाती है। तो अनुच्छेद 3 बताया मैंने आपको, अनुच्छेद 3 है यहाँ पर। पहला जो आर्टिकल 3 है यानी अनुच्छेद 3, फिर दूसरा आपका अनुच्छेद 117 का तीसरा खंड, फिर आपका अनुच्छेद 304। ये तीनों अनुच्छेद जो है हमें
इनसे संबंधित जो भी आपके विधेयक लाए जाएंगे उनमें पहले ही राष्ट्रपति की मंजूरी वो ली जाएगी, तब इन विधेयकों पर डिस्कस किया जाएगा, इन विधेयकों को लाया जाएगा, इन्हें पास कराया जाएगा। ठीक है, इन्हें लाने से और इनको पास कराने से पहले ही राष्ट्रपति की वो मंजूरी लेनी होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी।